चलिए एक कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर और इंडियन कश्मीर को लेकर। आउट ऑफ टोटल 100% में जम्मू एंड कश्मीर का रीजन जो है इंडिया की तरफ वो 60% का है। पीओके का रीजन जो है वो 30% है। पॉपुलेशन की बात करें तो पीओके की ऑलमोस्ट 50 लाख प्लस पॉपुलेशन है। जेएंडके की 1.25 करोड़ के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की बात करें तो पीओके में सिर्फ 23 हॉस्पिटल्स हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में 2800 प्लस है। पीओके में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि जेएंडके में 35 यूनिवर्सिटीज हैं। एयरपोर्ट पीओके में 2 है, जेएंडके में 4 है। सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज है पीओके में, जेएंडके में जबकि 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एंड नाउ इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के अपने बजट में जम्मू एंड कश्मीर को $14 बिलियन का बजट एलोकेट किया है। देख सकते हैं कि अगर इस अमाउंट को ईमानदारी से इन्वेस्ट किया गया तो स्टेट कहां से लेकर कहां तक पहुंच सकती है। अब अगर बात करें पूरे पाकिस्तान की तो वो सिर्फ $7 बिलियन मांग रहा था आईएमएफ से। अब इस $7 बिलियन में वो कितना ही अमाउंट स्पेंड करता पीओके के रीजन में, बिकॉज पाकिस्तान खुद एक डिजास्टर से सफर कर रहा है अपने इस मिलिट्री कंट्रोल की वजह से। एंड इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह आखिरकार क्या है। एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल थिंग, 2023 तक पूरा कश्मीर रेलवे से इंटीग्रेट हो जाएगा, जबकि पीओके में तो रेलवे का नामो निशान तक मौजूद ही नहीं है। अब सीधे ये चीजें देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंट्री इस स्टेट को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ा सकती है। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, यानी कि खत्म किया गया था। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जैसे कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट फ्लैग और ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। पीओके जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली एनेक्स किया था। पूरे एरिया की बात करें तो 30% पाकिस्तान के पास है, 60% इंडिया के पास है एंड 10% चाइना के पास है। अब ये चाइना के पास भी कैसे चला गया, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो अब आपको पता ही होगा कि 1947 में यानी पार्टीशन के टाइम पे स्टेटस थी जो इंडिया को ज्वाइन कर सकती थी, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती थी, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकती थी। लेकिन 3 स्टेटस पर यह बात अटक जाती है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। एंड अब आपको पता ही होगा कि वहां से एक राजा था जिसका नाम था राजा हरी सिंह। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग राजा हरी सिंह ने पीजेंट्स पर टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की साइड से एक आर्मी निकल कर आती है जिन्होंने मुजफ्फराबाद एंड बारामुल्ला को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर ही था। महाराजा हरी सिंह अब ये देखकर मदद मांगते हैं इंडिया से, लेकिन जैसे कि कश्मीर कनेक्ट नहीं हुआ था इंडिया से, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अपनी ट्रूप्स नहीं भेज सकता था। तो राजा कनेक्ट कर देता है कश्मीर को इंडिया के साथ एंड फाइनली यहाँ पर ट्रूप्स भेजे जाते हैं इंडिया के जरिए से। इतना हिस्सा इंडिया के पास आ जाता है और ये बाकी का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास आ जाता है। 1 जनवरी 1948 में पीएम जवाहरलाल नेहरू ये मामला लेकर जाते हैं यूएन में। तो यूएन जो है वो वहां पर 3 कंडीशंस प्रोवाइड करके देते हैं। पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से बाहर निकलने को कहते हैं, इंडिया को मिनिमम ट्रूप्स रखने को कहते हैं एंड फाइनली प्लेबिसाइड करने को कहा जाता है कि लोगों से ही पूछा जाएगा कि उन्हें किन के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लेबिसाइड कभी हुआ ही नहीं। फिर सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश की गई 1948 में। फिर 1963 में साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के दौरान पाकिस्तान शिजगाम वैली चाइना को गिफ्ट कर देता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन सब क्लेम्स को डिनाई कर देता है और ये कहता है कि ये रीजन जो था ये रीजन कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। पीओके के पास अबंडेंट फ्रेश रिसोर्सेज है एंड दिस रीजन हैज सिग्निफिकेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गोल्ड, कोल, चॉक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट निकलता है। चाइना ने $65 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है सीपीईसी में, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पीओके से गुजरता है। माउंटेन टेरेन मेक्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस रीजन डिफिकल्ट। और दूसरी बात की इंडिया हैज बीन फॉलोइंग नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी। तीसरी बात यह कि चाइना का भी सामना करना पड़ेगा इंडिया को अगर इंट्रूड किया गया, यानी कि अगर पीओके पर कब्जा करने का सोचा तो चाइना के साथ भी लड़ना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि चाइना की भी यहां पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है पाकिस्तान में। अगर इंडिया ने कैप्चर कर लिया तो चाइना की ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली बेकार जाएगी। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है, तो अब आप खुद सोच सकते हैं कितना ही खतरनाक है अगर किसी भी कंट्री के साथ कुछ इधर उधर किया गया। And India spends almost 35% of the budget on defense, whose majority share goes to operation in Jammu and Kashmir.
यानी कि मेजॉरिटी शेयर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को ऑपरेट करने में ही लगता है। अगर इंडिया ने पीओके को मिलिट्री एक्वायर किया तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि इंसर्जेंसी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। इस मिलिट्री एक्योरेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के डेवलपमेंट पर पड़ेगा। अब इंडिया कश्मीर में तो डेवलपमेंट कर ही रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम है जो कश्मीरी लोग सफर कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम। अभी जब अचानक से स्मार्ट मीटर्स कश्मीर में लगाए गए तो एब्रप्टली उनके लिए इसमें सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड कुछ डिमांड्स और है यहाँ पर कश्मीरी लोगों की जो वो इंडिया के सामने रखना चाहते हैं। इंडिया इन्वेजन कर भी लेता है तो उसे वहां कंडक्ट होने वाले रेफरेंडम में यूनाइटेड नेशन को एज एन ऑब्जर्वर रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी दूसरे को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। अब इंडिया अगर पाकिस्तान से पीओके को खरीद लेता है तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। बट आपने ये स्टेटमेंट कई बार सुना ही होगा कि इंडिया पीओके को अपना हिस्सा ही मानता है। अब आप जिसको हिस्सा मानते हो अपना, तो आप उसको किसी और से क्यों खरीदोगे। देखिए, इस पीओके के रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तान पार्लियामेंट में एंड न कोई वोटिंग राइट्स है। और आजाद कश्मीर में एक गवर्नमेंट तो रखी गई है, बट असल में जो रन डाउन करती है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही है। डेवलपमेंट के जरिए से वहां के एरिया को इग्नोर किया जा रहा है एंड नाउ दे आर रेडी टू ज्वाइन जम्मू एंड कश्मीर। कोई भी स्टेट नहीं है पीओके में जो बाहर नहीं निकली है पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए। एंड अब आपको तो याद ही होगा कि फूड क्राइसिस जो उठे थे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को सफर करना पड़ा था, तो ऑब्वियसली पीओके को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े होंगे। And rich resources of Gilgit-Baltistan was exploited by politicians, army officers of Pakistan for their benefits, including China. काराकोरम हाईवे यानी कि N35 हाईवे के लिए लैंड के बड़े बड़े स्वेड्स एक्योर किए गए थे। प्रॉफिट होगा इसी के लिए लोकल्स ने वेलकम किया था, बट जब कस्टम रेवेन्यू के रूप में वहां 1 बिलियन जनरेट हुआ तो उनको फेडरल पॉकेट्स में डाला गया, लोकल्स को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। देखिए, एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि 2030 तक चाइना गिलगित बाल्टिस्तान में ऑन गोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के लिए 12 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में मेगा डिमर बाशा डैम मौजूद है, जिसको बनाने के लिए 1400 एकर्स ऑफ प्राइवेट लैंड वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए 37,419 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर किया गया है। ये दुनिया का लार्जेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम है। अब कुछ कहेंगे कि इस डैम से जनरेट होने वाली कोई भी रॉयल्टी इस रीजन को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये रीजन पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस है ही नहीं। बट यहां पाकिस्तान सबको गलत साबित करके पीओके के रीजन पर पैसे लगाकर उसको डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जा सकता है और सबको गलत साबित कर सकता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान इससे डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना।